हाँ जी, जो आज हमारा न्यूमेरिकल है वो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने करना डिस्कस है। हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया इसका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा है रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रनिंग ऑन CO2 ऑपरेट्स बिटवीन saturation temperatures of 268 Kelvin in the evaporator and 298 Kelvin in the condenser coils। कहते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट है वो रन करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पे CO2 पे, ठीक है। वो किस में होती है हमारी CO2 बिटवीन दो टेम्परेचर में होती है। जब हमारे दो अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स में जाता है उसका अलग अलग टेम्परेचर में हमारी होती है वो जो रन करती है CO2, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपर्स, ठीक है। तो जो वो होती है वो इवेपोरेटर पे कितनी होती है 298 केल्विन एंड जो हमारी वो है वो कंडेंसर पे कितनी होती है 298। तो 268 केल्विन होती है हमारी इवेपोरेटर पे और 298 होती है हमारी कंडेंसर कॉइल्स पे। तो नेक्स्ट है हमारा वेपर हैज अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.6 एट एंट्री टू द कंप्रेसर। जो हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितनी है 0.6 है, किसके एंट्री पे आती है कंप्रेसर के एंट्री पे, ठीक है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टेक प्लेस इन द कंप्रेसर। उसमें जो उस टाइम प्रोसेस कंप्रेशन होती है वो कौन सी होती है हमारी आइसेंट्रोपिक। आपको मैंने बताया हुआ है जब भी हमारी सबसे पहले हमारा कौन सा लगा होता है इक्विपमेंट कंप्रेशन अपना वेपर कंप्रेशन साइकिल में वो लगा होता है कंप्रेसर। सेकंड होता है हमारा कंडेंसर, थर्ड होता है हमारा एक्सपेंशन एंड फोर्थ होता है हमारा वेपरेटर। एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगा होता, इसमें से लगा होता है थ्रोटलिंग वाल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या जब कंप्रेसर में जाता है हमारा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो फ्लूइड है जो हमारा चाहे वो गैस की वेपर की फॉर्म है चाहे वो लिक्विड की फॉर्म है, जब वो हमारा कंप्रेसर में तो उस टाइम कौन सी होती है कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन कौन सी होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टेक प्लेस इन द कंप्रेसर एंड देयर इज नो अंडर कूलिंग ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। उसमें जो होती है वो होती है हमारी अंडर कूलिंग। किसके अंदर होता है अंडर कूलिंग होती है हमारी ये जो हमारी ये कंप्रेसर जो कंप्रेशन है वो कंप्रेसर जब जाती है वो इज नो अंडर कूलिंग ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। उस टाइम कोई कूलिंग नहीं हो रही होती जब उसमें जाती है वो, ठीक है। जब आगे उसके बाद आगे जब जाती है वो कंडेंसर में तो उस टाइम वो क्या करता है कूलिंग का काम करता है हमारा कंडेंसर, ठीक है। तो द मशीन हैज रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ 45%। जो इसकी एफिशिएंसी आती है रिलेटिव एफिशिएंसी मशीन की वो कितनी है 45% है। एंड 8.2 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सर्कुलेटेड पर मिनट। और ये हमारा 8.2 किलोग्राम जो इसका मास है वो इतना वो फ्लो रेट है वो इतना, ठीक है, कहाँ वो करता है किसके कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेट करता है पर मिनट में पूरे मशीन में, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर डे। हमने क्या निकालनी है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस कितनी हमारी आइस है जो प्रोड्यूस हो रही है पर डे एट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रॉम वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। जब वो आइस की फॉर्म में है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और जब वाटर की फॉर्म में 15 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो रही है। तो इसका हमें ये दे रखा होगा टेबल में पहले ही टेम्परेचर के दे रखे हैं हमें दोनों, ठीक है। लिक्विड हीट दे रखी है हमें मतलब की हीट्स दे रखी है हमें, ठीक है, ये लिक्विड की हीट्स हैं। उसके बाद लेटेंट हीट दे रखी है और एंट्रोपी ऑफ लिक्विड मतलब कि ये एंथैल्पी दे रखी है लेटेंट हीट और ये एंट्रोपी है हमारी, ठीक है, दोनों दे रखी है हमें। अब हमने निकालना है क्या सबसे पहले वही सेम सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे सीओपी निकालने के लिए। अब इसमें सीओपी तो उसने कहा नहीं है निकालने को, तो सीओपी नहीं निकालेंगे हम, इसमें क्या निकालेंगे वर्क डन। वर्क तो हमें निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या करना है चेक करना है क्या फाइंड करना था अभी हमने बताया आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर डे। कितनी हमारी अमाउंट ऑफ आइस है जो प्रोड्यूस हो रही है पर डे। तो ये हमारा क्या है मतलब कि इसमें हमने इसका मास निकालना है, ठीक है। मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मास निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या होता है वर्क डन अपॉन हमारा जितनी भी हमारी उसमें अपना हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है या फिर हीट हमारी निकल रही है उसको कहते हैं हम मास ऑफ आइस फ्लो फॉर्म, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन तो सॉरी मास आ जाएगा। वर्क डन में हमें पता होना चाहिए उसके पहले, ठीक है। वर्क डन निकालने के लिए पहले वर्क डन निकालने के पहले हमें सभी टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है सभी। तो उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है टीएच डायग्राम बनाना है। मैंने आपको पहले बताया था कि टीएच डायग्राम बनाना हमने उसमें आपने वो तो सेम ही रहेगी आपके प्रोसेस तो सेम ही रहेंगी। यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है यहाँ पे थ्रोटलिंग हो रही है यहाँ पे वेपरेशन, ये तो सेम ही रहेंगे। बट आपने क्या टेम्परेचर को फिर डिनोट करना है जो उस पर टर्म दे रखी हैं। 298 दे रखा है 268 दे रखा है हमें वेपरेशन पे कंडेंसेशन पे कितने रखा है 298,
ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले हमें निकालना क्या था, हमारा कितना उसमें, कितना हमारा उसमें वर्क हो रहा है। तो उसके लिए पहले हमें यह निकालना है, इसका पूरा वो निकालना पड़ेगा हमें T1 H, सभी को तो हमें H1 H2 H3 सब पता होना चाहिए ना। तो H1 H2 H3 वो वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला था हमने। SF1 कहाँ से आया, क्योंकि हमारी एंट्रोपी की बात हो रही है सबसे पहले कंप्रेशन में। एंट्रोपी है स्टेट 1 कितना SF1, ठीक है। और उसमें साथ के साथ एंथैल्पी वेरी कर रही है, मैंने कल बताया था ये सारा कुछ आपको रिलेशन। तो इसमें एंथैल्पी वेरी करती है तो वो आ जाएगा HFG1, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है T1 है, ठीक है। कितना दे रखा है वो 268, सॉरी 0.6 हमें दे रखा ऊपर ये, ठीक है। तो SF2 पे, और ये हमारा ये सारी चीजें हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी X2 की वैल्यू, X2 आ जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। X2 आ गया, कितना आया 0.631। इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन पुट करके वैल्यू हमने अगर इसको सिंप्लीफाई करके इसमें हमने निकाल लेना X2 की वैल्यू, ठीक है। X2 निकाल लिया। X2 निकालने के बाद अब सबसे पहले हमने क्या निकाली, टोटल हीट एट पॉइंट 1। सबसे पहले हमने टोटल हीट निकाली है एट पॉइंट 1। अब इसकी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, HF1 प्लस एक्स अपो HF नहीं आएगा, सॉरी HF आएगा, ओनली HF1 नहीं आएगा, प्लस एक्स HGFG, ठीक है। ये 1 2 3 4 जो भी है ये आपके स्टेट के मुताबिक चेंज होंगे, मतलब स्टेट कौन सी चल रही है, पॉइंट 1 है तो क्या है, पॉइंट 2 है तो क्या है, पॉइंट 3 है तो क्या है, वो आपके स्टेट के मुताबिक चेंज होंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल हीट निकालनी है एट पॉइंट 1। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका, H1 निकालेंगे हम, ठीक है। कितनी हमारी हीट आ रही है हमारे H1 पे, तो H1 निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, H, ये भी क्या हो जाएगा HF1 प्लस X1 और HFG1, ठीक है। और जो इसमें x की वैल्यू है, x की वैल्यू मैंने बताया था, इसमें इसमें कांस्टेंट ही होती है तरह की, ये दे भी रखी है हमें, कितनी 0.6 दे रखी है ऊपर, ठीक है, जो हमें दे रखी है। तो x2 की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी है 0.63, वो अगले बार पुट करेंगे, ठीक है। तो H1 हमारा क्या आएगा, H1 इक्वल टू HF1 प्लस X1 HF1 FG1, सॉरी ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, इसमें इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा किसका, H1 का। H1 का आएगी हमारी हीट कितनी है हमारी एट पॉइंट 1 पे यहाँ पे। उसके बाद सेम एट पॉइंट 2 निकालेंगे, H2 निकालेंगे तो H2 भी सेम ऐसे निकलेगा, HF2 हो जाएगा प्लस X2 हो जाएगा, बल्कि फॉर्मूला सेम रहेगा, जो उसके अपना टर्म्स है स्टेप पॉइंट्स के मुताबिक वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो H2 हमें दे रखी है, वो फाइन पुट कर देंगे वैल्यू। उसके बाद ये H ने X2 यहाँ से निकाल ली थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने HFG2 भी निकाल लिया, पता है हमें, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा एट टोटल हीट एट पॉइंट 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है, H2 ये निकाल लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट आता है H3, टोटल हीट एट पॉइंट 3। H3 पे कितनी आ रही है हमारे, तो लिक्विड हेड कॉरस्पॉन्डिंग टू कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, कहता कि इसमें टेम्परेचर कितना आता है 298 केल्विन है, दे रखा है हमें, कहता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो चीज सेम हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 81.25 आया। ये कहाँ से आया, ये जब हम इसका अब देखो H3 आपको दे रखा ऊपर टेबल में, हमें 298 का दे रखा है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, टू कितना 298, 298 ये कितना 298 कैलविन दे रखा है हमें इसका कंडेंसर का, क्योंकि थर्ड प्लस में तो हमारे कंडेंसर होती है ना, कंडेंसेशन हो रही है यहाँ पे। तो इसका 298 का हमें लेटेंट हीट कितनी रखी है, H3 फाइंड करनी है हमने, वो कितनी दे रखी है ऑलरेडी टेबल में 81.25 दे रखी है। अगर हमें बात करें वो लेटेंट हीट की, वो कितनी दे रखी होगी 121.5, ये कितनी दे रखी है एंट्रोपी 0.2513। तो हमें हमने फाइंड हीट फाइंड कर रहे हैं ना अभी, लिक्विड हीट, तो कितनी है वो 81.25 वो दे रखी है हमें, क्योंकि यहाँ पे आके हमारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसर में आके, वेपर की फॉर्म से वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अभी हमें यहाँ पे लिक्विड हीट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो ये हमने कर ली। उसके बाद अब T4 पे 4 हो गया। उसके बाद निकालेंगे हम एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4।
ठीक है 3 to 4 करेंगे एक्सपेंशन, उसमें क्या होती है थ्रोटलिंग होती है ड्यूरिंग विच एंथैल्पी में कांस्टेंट, जिसमें हमारी एंथैल्पी का होती है कांस्टेंट होती है, दैट इज H4 माइनस H3। तो H4 में से कर देंगे हम H3 माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, एंथैल्पी कोई नहीं है इसमें परिवर्तन आ रहा। तो H4 में से H3 माइनस कर देंगे तो वो कितनी आई हमारी 81.25 दे रखी है हमने जो ऊपर निकाली है, क्योंकि H3 कितनी है हमारी हमारी अब देखो ये रिलेशन है H4 माइनस H3, ठीक है H3 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है तो H4 इक्वल टू क्या आ जाएगा H3। अब ये इधर माइनस में हो जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो H4 इक्वल टू क्या आ जाएगा H3 आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी हमारी H3 होगी उतनी हमारी H4 होगी, ठीक है, मतलब कि लिक्विड हीट जब हमारी H3 भी जितनी होगी उतनी हमारी इस पे होगी, ठीक है। तो H3 हमारा कितना है, अभी जो हमने ऊपर टेबल में से निकाली वैल्यू 81.25, तो जितनी हमारी ये है उतनी हमारी H4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो इन्होंने तभी यहाँ पे 81.25 ही लिखा हुआ, ठीक है। तो आगे वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसी इसी के कारण हमने H2 H1 की वैल्यू निकाली है पहले, क्योंकि हमें गिवन नहीं थी ये सब कुछ। तो हम W की वैल्यू निकालेंगे, W क्या आएगा H2 माइनस H1, इसका फॉर्मूला तो मैंने कल बताया था आपको, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे सारे, ठीक है। H2 हमारी कितनी है 157.92 आ रही थी वैल्यू, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ से आ जाएगी, वर्क डन आ गया कितना 17.97 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट सारे किलो जूल पर किलोग्राम में ले रहे हैं, तो आपने भी किलो जूल पर किलोग्राम में ही सारे यूनिट्स लेने हैं, ठीक है। जो यूनिट चलते आएंगे उसमें ही आपने सारे यूनिट्स लेने हैं, अपने पास से नहीं कोई भी यूज करने लगना यहाँ पे। उसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना हमने, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालने क्योंकि ये सीओपी थ्रोटल सीओपी निकाली है, थ्रेटिकल सीओपी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना है 58.7, ठीक है। मैंने बताया था आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है H1 माइनस H4, ठीक है। तो H1 माइनस H4 मीन्स जो हमारा लास्ट में देखते हैं पूरे प्रोसेस में हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना, जो रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है हमारा वो कितना इफेक्ट दे रहा है, वो कितनी कूलिंग कर रहा है वो, तो वो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है H1 माइनस H4। H1 हमने पता निकाल लिया और H4 भी निकाल लिया, तो ये तो दोनों निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे पहले पुट कर देंगे इनकी, तो वहां से हम क्या आ जाएगा H1 माइनस H4 माइनस कर देंगे, तो वहां से हमारे 58.7 क्या आ गई हमारी किलोग्राम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू। तो सीओपी इक्वल क्या होता है हमारा वर्क इनपुट अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो ये वैल्यू दोनों पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी सीओपी आ गई 3.266। अब उन्होंने क्या, द रेशियो ऑफ एक्चुअल सीओपी टू द थ्योरेटिकल सीओपी इज नोन एज रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कहता है जो हमारी रेशियो होती है मतलब कि एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी, ठीक है। सीओपी क्या होती है हमारी एक्चुअल जितनी सीओपी आ रही है अपॉन हमारी थ्योरेटिकल सीओपी कितनी है। तो एक्चुअल सीओपी हमें निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसका, उसका फॉर्मूला होता है जितनी हमारी उसमें अपनी रिलेटिव कोएफिशिएंट हमें दे रखा है, ठीक है। और जितनी मतलब कि देखो मैंने क्या बताया सीओपी क्या होता है, सीओपी इक्वल होता है हमारा एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, ये दोनों इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो हमने क्या निकालना है एक्चुअल सीओपी निकाला है, थ्योरेटिकल सीओपी तो निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें दे रखा है रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यार, ये सीओपी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर ओनली सीओपी नहीं आएगा। सीओपी का फॉर्मूला तो क्या होता है आपको पता है क्या होता है रेफ्रिजरेशन फैक्टर अपॉन वर्क इनपुट। अगर रिलेटिव सीओपी कहते निकालने को उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, ये याद में रखना, ये कंफ्यूज मत होना, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, ठीक है। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है रेफ्रिजरेशन फैक्टर अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। जो हमारा रिलेटिव सीओपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है थ्योरेटिकल सीओपी अपॉन हमारी या फिर एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी। उसके लिए हमें दोनों सीओपी पहले निकालनी पड़ेगी, हमें अगर गिवन है तो हमें उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हमें थ्योरेटिकल सीओपी नहीं पता था, हमने वो निकाल ली है। एक्चुअल सीओपी हमें नहीं पता, अब वो भी निकालनी पड़ेगी हमें। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें रिलेटिव हमें सीओपी दे रखी है, रिलेटिव सीओपी दे रखी है, तो क्या करेंगे एक्चुअल सीओपी इधर ले आएंगे, ठीक है। तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिलेटिव सीओपी मल्टीप्लाई हमारा दूसरा कौन सी है थ्योरेटिकल सीओपी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्चुअल सीओपी, ये आ गई कितनी आई है 1.47,
आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्कडन निकालना। वर्कडन कैसे निकालते हैं? विद 8.2 किलोग्राम ऑफ सीओपी सर्कुलर पर मिनट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? किलो जूल पर मैंने बताया था आपको, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? 8.2 अपॉन 60 कर देंगे कि किलो जूल पर मिनट। अगर हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे जो वर्कडन के यूनिट्स है वो क्या होते हैं? किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। और किलो जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है? हमारा पावर के। पर इसमें हमने क्या ओनली क्या निकालने को क्या है? वर्कडन का है, तो हम क्या निकालेंगे? ये किलो जूल पर सेकंड, इसके क्या होना चाहिए? यूनिट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? पर मिनट की बात हो रही है, तो मिनट को क्या करेंगे? हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 8.2 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? कितना हमारा वर्कडन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमारा कितना आ गया? 2.456 किलो जूल पर किलो सेकेंड, ये हमारे सेकंड में आ गया, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे इसका वर्कडन निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, हमने क्या फाइंड करना है? एक्चुअल रेफ्रिजरेशन और कूलिंग इफेक्ट। कितना उसका एक्चुअल हमारा कूलिंग इफेक्ट आ रहा है और कितना उसके एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आ रहा है, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा वर्क डन इनटू एक्चुअल सीओपी। वर्क डन इक्वल टू एक्चुअल सीओपी, कितनी इसकी एक्चुअल सीओपी है वो किसको उतना वर्क डन आ रहा है। अब ये भी फॉर्मूले आप लिख लो साथ ही, मैं आपको यहीं भी लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो इस क्वेश्चन में पूरे में कितने पार्ट्स में काफी वो आ गए हैं, फॉर्मूलाज आ गए हैं, तो ये आपको ये याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इंटू एक्चुअल सीओपी, ठीक है, एक्चुअल सीओपी। तो इनकी वैल्यू हमने ये सभी सब निकाल चुके हैं पहले, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो एक्चुअल सी वर्कडन कितना आ रहा है हमारा, ये अभी जो निकालना हमने ऊपर कितना, 2.456 किलो जूल पर सेकेंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? वो है हमारा एक्चुअल सीओपी, ये हमने ऊपर निकाल लिया है, कितनी 1.47, ये देखो 1.47 दे रखी है, वो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 3.61 किलो जूल पर सेकंड हमारी एक्चुअल रेफ्रिजरेटर फैक्टर और कूलिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद कह रहा है वो हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग 1 डे ऑफ 24 आवर्स। ये जो हमारी हीट है वो एक दिन में वो कवर हो रही है, इतनी उसकी हम निकाल रहे हैं, जो हम निकाल रहे हैं कूलिंग फैक्टर, वो उसमें जो हीट जा रही है वो एक पूरे दिन की हम 24 घंटे के निकाल रहे हैं। तो 24 घंटे को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 3.61 जो हमें निकाली है अभी एक्चुअल ये रेफ्रिजरेशन और कूलिंग फैक्टर इंटू 3600, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी किलो जूल। हमारी हीट इतनी, हमारी हीट वो जा रही है, लेस हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। अगर हम हीट एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, एक हमने 1 किलोग्राम पानी लिया, उसको 15 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और जब वो आइस की फॉर्म में चेंज होने लग गया वो, ठीक है, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी कितना था? वो 1 किलोग्राम। तो क्या करेंगे हम? पानी तो उतना ही है, सेम है, बट उसका क्या है? वो लिक्विड से क्या है, उसमें ड्राई आइस में चेंज हो गया। तो इसका क्या होगा? अब इसमें चेंज हुआ है, तो मतलब क्या मतलब ये है कि इसका अभी जो हमें निकाला है वो क्या होगा? 4.187, क्या होता है ये? 4.187 है क्या? ये हमें क्या है दे रखी इसकी रोटेशन, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे 15 माइनस 0 आ जाएगा। 15 कितनी थी हमारी? 15, पहले ऊपर हमने एक क्वेश्चन में दे रखा है 15, क्या है ये? 15 डिग्री सेल्सियस जो हमें ये जा रही है, और 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर दोनों से माइनस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे 335, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर, कितनी हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है? जब 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना है? जब टेम्परेचर पानी है 15 डिग्री सेल्सियस, जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है बर्फ में, तो उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑब्वियसली ठंडा हो रहा है वो, तो वो मतलब कि हमारा क्या है? टेम्परेचर कम होगा। तो हमने वहां से करना है मास ऑफ आइस फॉर्म फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे मास ऑफ आइस फॉर्म? हमने जितना भी हमने मास एक्सट्रैक्ट किया 1 kg में, और डिवाइडेड कर देंगे हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग 1 डे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमारा मास आ जाएगा उसका आइस फॉर्म होने के लिए। एक दिन और 1 घंटे की बात करें तो इतना, इसको दोनों डिवाइड कर दें तो इतना इसका मास वो आ रहा है, ठीक है। मास ऑफ आइस फॉर्म आ रहा है 384 किलोग्राम। अब आप कहोगे कि सर ये हमारी जो 4.187 वैल्यू थी वो कहाँ से आई? ये देखो ऊपर हमने निकाली थी 4.187, ठीक है।
ये देखो जो हमारी ट्रॉपी थी, ठीक है, ये देखो 4.87 है, तो ये जब हम इसको प्लस कर देंगे प्लस 100 के साथ इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4.87 आएगा, तो पॉइंट है उसको हटा देंगे तो यहाँ से हमारा 4.87 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से आई वो वैल्यू एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से वो निकल आएगा। तो ये था हमारा पूरा न्यूमेरिकल जो हमने आज बताया आपको, सेकंड न्यूमेरिकल। अब इसका एक न्यूमेरिकल रह गया, सेम ऐसा ही है, वो भी बिल्कुल इजी है, तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये कुछ नहीं है, ये भी करा देता हूँ आपको अभी। एक क्या है, एफ रेफ्रिजरेटर है, वर्किंग ऑन एन आइडियल वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूजेस रेफ्रिजरेटर 12, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर 12 यूज कर रहा है वो साइकिल में, एक रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड है, द मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर ऑफ दे रखी है हमें, ठीक है। इफ द मास फ्लो रेट दे रखा है हमें, डिटरमाइन फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द हीट रेफ्रिजरेशन स्पेस, ठीक है, एक ये फाइंड करना हमने। सेकंड क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एनवायरनमेंट, कितनी एनवायरनमेंट को हीट जा रही है, और लास्ट में सीओपी, ठीक है। ये सबको दे रखे हैं, हमने टीएच डायग्राम बनाना है, ठीक है, प्रेशर पीवी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इसमें प्रेशर दे रखे हैं, तो वो बना के बाद तो इसमें सबसे पहले हम H1 की वेरीफाई करेंगे, उसके बाद S1 की, H4 की, H2 की, ठीक है। ये जो हम सभी वैल्यू दे रखी हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला में आंसर निकालने हैं। रेट ऑफ हीट मूवर का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू मास इंटू चेंज इन हीट, कितनी कितनी उसकी हीट चेंज हो रही है, तो H1 माइनस आ जाएगा HF, ये हमारी कितनी हीट रिमूव हो रही है, ठीक है, वो आ जाए किलो जूल पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद हमें करना है अब पावर इनपुट टू कंप्रेसर, कंप्रेसर में कौन सा प्रेस होता है हमारा H1 to 2, तो कंप्रेसर में निकालेंगे जब हम फिर जब फॉर्मूला क्या होता है एम इसका मास फ्लो रेट का, तो फॉर्मूला क्या होता है एम इसको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H2 माइनस H1 आ जाएगा, क्योंकि H1 to 2 प्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर 2 to 3 प्रेस होता तो 3 to 4 आता, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा किलो जूल पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ गया, पावर किलो जूल पर सेकंड इसके होता है हमारा किलो वाट के, तो जितनी हमारी 1.419 आ रही है किलो जूल पर सेकंड, उतनी हमारी 1.419 किलो वाट आ जाएगी। जो रेट ऑफ हीट रिजेक्शन कितनी आ रही है मेमेंट में, उसको हम लगाएंगे, कितनी है वो किसमें होगी हमारी कंडेंसर में, 2 to 4 में, कंडेंसर लेके एक्सपेंशन बार तक, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें सारी वैल्यू को पता है, वो पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारा क्या था, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू एनवायरनमेंट। लास्ट में हम क्या सीओपी निकाल लेंगे, सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ रहा है हमारा 4.813, ठीक है, मतलब कि जितना हमारा रेट ऑफ हीट रिमूवल हो रहा था। उसके बाद लास्ट क्या आ रहा है हमारा पावर इनपुट टू कंप्रेसर, कितने आ रही है हमारी 1.419, जो हमने ऊपर निकाली गई है वाली किलो वाट, तो ये हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगी, सीओपी आ जाएगी 3.392। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आता है, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको बस सिंपल निकालना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और पावर इनपुट, ये सब वैल्यू दे रखी है। उसके बाद सेकंड हमने क्या निकाला था, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू मेमोरी, कितनी हमारी हीट रिजेक्शन हो रही है मेमोरी के लिए, वो निकालना था। उसके लास्ट में सीओपी निकालना, बस सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है हमारा कितनी हीट रिमूव हो रही है, ठीक है। ये है हमारा पावर इनपुट टू कंप्रेसर, कितनी हमारी पावर इनपुट आ रही है कंप्रेसर, तो ये दोनों डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमारी कितनी है सीओपी आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था पूरा, ये न्यूमेरिकल थे मेरे वीसीआर के। इसमें आगे और टॉपिक है बैरोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वगैरह के हैं आगे टॉपिक, ठीक है, छोटे टॉपिक है, उसके मतलब ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब वो टॉपिक करेंगे कल डिस्कस वो, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। तो आज यही टॉपिक ही खत्म करते हैं।